अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सरकार। और आज की ये जो वीडियो है ये है VWS एक्स्ट्रा का 27वां एपिसोड। और आज के इस एपिसोड का सिर्फ एक मकसद है कि असद से हमने खबरें बुलवानी है। रोज मुझे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज मिलती है कि बिलाल भाई आपने असद को क्या ओके करने के लिए रखा हुआ, आप खबरें देते रहते हैं। भाई मैं उसको मौका देता हूँ, उसका मूड ही नहीं करता, मैं क्या करूँ। आप बोल रहे होते हैं आपके सामने, बस ज़रा वो उस तरह से नहीं बताया जाता है। हाँ जी, तो बोल लिया करें ना। इस तरह अगर चुप रहेंगे तो आगे जाके कहीं और पे आपसे ना बोला गया तो ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, तो बोला करें। और आज की जो पहली खबर है वो आ रही है LG की तरफ से, जहाँ पर LG कह रहा हूँ, LG रोलेबल फ़ोन जो है वो उसकी एक लीक आ चुकी है हमारे सामने। LG का जो रोलेबल कॉन्सेप्ट है ये कुछ टाइम पहले सरफेस हुआ था, उसके बाद खबर आई कि LG ने इसको मुकम्मल तौर पर स्क्रैप ऑफ कर दिया है, इस पे काम नहीं कर रही। और उसके बाद में तो ये ओप्पो की तरफ से चल रही थी खबर। उसके बाद हमें खबर आई कि Oppo X के नाम से एक डिवाइस है जिसके अंदर रोलेबल डिस्प्ले ना सिर्फ लगा दिया गया है बल्कि उसको एक्चुअल में शो भी कर दिया गया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि LG ने शायद उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर स्क्रैप ऑफ ना किया हो। उसकी रीजन ये है कि ब्लूटूथ 5.2 की जो सर्टिफिकेशन की लिस्ट है उसके अंदर ये डिवाइस अपीयर हुई है। अब जब भी इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन ली जाती है तो जनरली प्रोडक्शन यूनिट के लिए ली जाती है, ऐसी डिवाइस के लिए ली जाती है जो कि फाइनल डिवाइस होती है, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसको मार्केट में देना होता है आपने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ब्लूटूथ 5.2 जो है, क्योंकि वो कुछ प्रोसेसर्स के अंदर ही आती है जनरली, तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन 865 प्लस या स्नैपड्रैगन 765, ये जो लेटेस्ट चिपसेट्स हैं इनमें से ही कोई होने वाला है। और LG का जो रोलेबल फ़ोन है वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है। और इस पॉइंट पर तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी कंपनी रोलेबल फ़ोन पे काम कर रही है तो वो एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि पर्सनली आई बिलीव कि ये फोल्डेबल फ़ोन से ज़रा ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिलायबल है या नहीं, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, बनाने में कैसा रहेगा, वो चीज़ें मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन अगर आप एज अ कॉन्सेप्ट बात करते हो और मेरे से पूछते हो कि भाई आपके पास एक फोल्डेबल फोन है और एक रोलेबल फोन है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि मुझे रोलेबल डिवाइस चाहिए। मुझे तो LG की ये विंग वाली हरकत भी अच्छी लगी थी। LG की विंग वाली हरकत बहुत अच्छी थी। जिनने नहीं देखी, LG विंग की हमने अनबॉक्सिंग पोस्ट की थी मेन चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो भाई अगली खबर आ रही है सैमसंग की A सीरीज़ के रिलेटेड, जहाँ पे सैमसंग ने अपनी A सीरीज़ में उनका जो हीरो माना जाता है वो A82 इस टाइम पे होगा, क्योंकि इससे पीछे A52, A72 और 32 आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सैमसंग की जो A सीरीज़ है इसके अंदर हमने 3 डिवाइसेस अभी देखी हैं, A32, 52, 72। और अब माना यह जा रहा है कि सैमसंग ऑलरेडी काम कर रही है सैमसंग गैलेक्सी A82 पे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि असद तुझे अगर याद हो, हमने A80 इस चैनल पे, अपने मेन चैनल पे शो किया था, लेकिन A81 कभी नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि A81 कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। लीक्स और रूमर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन A81 नाम की कोई डिवाइस सैमसंग ने लॉन्च ही नहीं की, जिसका मतलब ये है कि सैमसंग सीधा A80 से A82 के नाम पे जंप करेगी। और इसके अलावा एक और चीज जो कि काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर जो A82 है ये क्योंकि A सीरीज का टॉप एंड मॉडल होने वाला है, तो इसके अंदर एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट लगाया जाएगा। और रूमर्स ये पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस हो सकता है। ये 855 का थोड़ा अपग्रेडेड मॉडल है और हो सकता है कि कॉलकम इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको एक नए प्रोसेसर के नाम में भी लॉन्च कर दे, जिसका नाम स्नैपड्रैगन 860 भी हो सकता है इस साल, जो कि 4G की रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट बन जाए, क्योंकि इस साल 4G के जो चिप्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कहने में आ रहा है कि इसका सेंसर भी कैमरा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। इसका कैमरा सेंसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका डिज़ाइन जो है वो A80 वाला ही होगा, यानी कि वो जो रोलेबल कैमरा था वही आएगा। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है ये आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, जहाँ पर खबर ये आ रही है कि व्हाट्सएप काम कर रही है व्हाट्सएप की प्लेबैक स्पीड के ऊपर। तो जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस के अंदर आप प्लेबैक स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप एक वीडियो को तेज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि अगर आपको कोई बंदा वॉइस नोट भेजता है और वो बड़ा स्लो बोल रहा है तो आप उसको तेज कर सकें, और अगर आप उसकी स्पीड को स्लो भी करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन के ऊपर भी व्हाट्सएप काम कर रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दी जा रही हैं वो 1x, 1.5x और 2x होंगी। तो स्लो की ऑप्शन नहीं है, स्लो नहीं है, लेकिन आप तेज कर सकते हैं, फास्ट में 3 पॉइंट पे जा सकते हैं, फास्ट में 3 पॉइंट पे आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। Realme की X सीरीज जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बार आई है, जिसमें X3 सुपर जूम के नाम से आई थिंक एक डिवाइस थी, लेकिन पूरी दुनिया में Realme की X सीरीज उनकी टॉप एंड सीरीज है। तो उसमें एक नई अल्ट्रेशन आने वाली है और उस मोबाइल फोन का नाम होगा Realme X7 Pro Extreme Edition। अब जनरली जब एक्सट्रीम एडिशन या इस तरह का कोई नाम लगाया जाता है, X7 Pro तो आ चुका हुआ है ना पहले, X7 Pro आ चुका हुआ है, और जनरली जब नाम चेंज इस तरह का होता है ना, आप एक्सपेक्ट करते हो कि फोन के इंटरनल्स में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि ये जो एक्सट्रीम एडिशन है इसका इवन जो डिस्प्ले है वो दिखने में डिफरेंट होगा। और ये सैमसंग मेड है, सैमसंग का डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। जो ओरिजिनल X7 Pro था
उसके अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले मिला था। तो ये दिखने में भी काफी डिफरेंट डिवाइस होगी, लेकिन इंटरनली ये फोन जो है मोर और लेस वही फीचर्स के साथ आ रहा होगा। तो चिप वही है, वही 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, तो उस तरह से इंटरनली चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक्स सीरीज़ को बहुत ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि एक्स सीरीज़ भी इस साल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ जाए। जिस तरह नार्जो सीरीज़ का हमने आपको बताया था कि 21 तारीख को रहते थे, लेकिन हम कहते रहते थे, लोग सुनते नहीं थे। अब मैं बता रहा हूँ एक्स सीरीज़, आगे चलो। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर रॉयटर्स को एक मिनिस्टर साहब ने बयान ही कह सकते हैं दिया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश कर रहे हैं कि हम माइनिंग फार्म्स लगाएं, और इन माइनिंग फार्म्स के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसका यूज़ किया जाए, यानी कि वो पावर जो रनिंग वाटर से जनरेट होती है। तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगी, जो बिजली आ रही होगी वो क्लीन एनर्जी होगी, और उसके अलावा आपको माइनिंग भी जो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे ये बड़ा पसंद आया पहली बात तो आइडिया, क्योंकि केपी जनरली वैसे भी एक ठंडा इलाका है, तो जितना ठंडा इलाका होता है उतना ज्यादा आप कंप्यूटर्स को सस्ते में ठंडा कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में सोचते हैं तो कंप्यूटर पड़ा इतना गर्म हो जाता है कि कूलिंग पे बहुत पैसे लग जाएंगे, लेकिन वहां पे ये मसला नहीं है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनने ये बयान तो दे दिया है, अब बस अल्लाह करे कि ये जल्दी कर लें, क्योंकि ये क्रिप्टो का वर्ल्ड नॉर्मल दुनिया की तरह नहीं है, ये बहुत तेज़ी से चेंज होता है। और ये ना हो कि जब तक ये डिसाइड करें तब तक कोई बैन लग चुका हो, और ये भी ना हो फिर इतने हाई लेवल पे जा चुका हो कि फिर पॉसिबल एग्जैक्टली। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम अभी एज अ पाकिस्तानी कंफर्म भी नहीं कर सके कि क्या क्रिप्टो आगे चलेगी या बैन होगा ये। तो ये ना हो कि केपी की गवर्नमेंट बेचारी क्रिप्टो माइनिंग के रिग्स बना दे और मेन फेडरल गवर्नमेंट के इसको बैन भी कर दे, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ बड़ी कॉन्टेम्पलेट हो रही है, शायद इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को मुकम्मल तौर पे बैन कर दे। तो उस हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान किधर खड़ा होता है क्रिप्टो में। अभी के लिए जो एक्सचेंजेस है वो चल रही हैं, बाइनेंस पे काम चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आई होप कि ये ना बंद हो, लेकिन देखते हैं क्या सिनेरियोस बनते हैं। तो भाई अगली खबर जो आ रही है वो एक अच्छी खबर हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि ये है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में ना। पाकिस्तान में ये जब कोविड आया उस टाइम पे ये ज़्यादा ज़रूरी बन गई ना, तो अब जो रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की तरफ से उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में हो रही हैं वो डिजिटल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली इस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्वार्टरली रिपोर्ट दी है पेमेंट सिस्टम रिव्यू की, और उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि इस पॉइंट पर अगर आप बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस की, तो वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की बात करते हो तो उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज़ है वो देखने को मिला है। इनफैक्ट इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो 22% तक है कुछ एरियाज़ में, तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। और यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की बात करते हो ना, तो वो इतना आसान नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ कंपनीज मौजूद हैं, वो कभी वर्क कर रही होती हैं, कभी वर्क नहीं कर रही होती। दूसरा फिर ट्रांजैक्शन के ऊपर 2.5% तक कंपनीज खुद चार्ज करती हैं सिर्फ उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। और दूसरा ये एक तो ये वैसे रिस्की होता है, और हमारे पास वैसे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हम कहीं जाके रिपोर्ट करवाएं कुछ भी, तो वो इस पर एक्शन भी नहीं लेते ज़्यादा। ये मसला ज़रूर है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसे की भी बात करते हो तो मसला अगर कोई आ जाता है तो उसको रिपोर्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है। और मोर इम्पोर्टेंटली फिर ये मसला भी बहुत ज़्यादा है कि जितनी ये ट्रांजेक्शन फ़ीस लेती है उतना ही कुछ ऑनलाइन केसेस में आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा चंक ये कंपनीज बगैर किसी वजह के ले जाती हैं, और अगर कोई वेबसाइट कोई सेल भी लगाती है जहां पर वो प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे, तब भी इनने 2.5% चार्ज करना है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये कंपनीज इस इकोसिस्टम को बनाना चाहती हैं तो इन्हें ये जो 2.5 वाली अब इन्हें करना भी चाहिए, जिस लेवल पे पाकिस्तान में हो रही है कम करना पड़ेगा। आप कर लो, आप प्रॉफिट रखो, इट्स नॉट बैड, लेकिन आप कुछ कम करो। ओके, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है जो आ रही है वीज़ा और Crypto.com की पार्टनरशिप की तरफ से। और ये जो पार्टनरशिप है अब एक ग्लोबल लेवल की पार्टनरशिप हो गई है। बेसिकली जिनको नहीं पता, Crypto.com जो है ये एक हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बिटकॉइन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि वीज़ा जो है, वीज़ा के आप नॉर्मली बैंक के भी कार्ड यूज़ करते हैं, वीज़ा वालों ने इनके साथ एक पहले पार्टनरशिप की थी सिंगापुर के अंदर, जहां पर आपको बाकायदा तौर पर वीज़ा कार्ड दिए गए थे जिसके थ्रू आप अपने बिटकॉइन को खरीद सकते थे। तो उस पॉइंट पर जो करंट आपके बिटकॉइन का रेट चल रहा होता था उसकी बेसिस पे आपके अकाउंट से जो पैसे थे वो डिडक्ट होते थे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसके बाद किसी हद तक बिटकॉइन को एक लीगैलिटी मिल गई थी कि वो लीगल है, वो सब कुछ सही है उसका।
और अब बिटकॉइन से वो भी हो रही थी, ट्रेड्स भी हो रही थी। एग्जैक्टली, बिटकॉइन से जो ट्रेडिंग्स हैं वो भी चल रही थी। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब यही चीज़ जो है ये ग्लोबल जा रही है। यहाँ पर यूके, यूएस, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये जो चीज़ है ये स्टार्ट होगी और इसके अंदर अब करेंसीज भी डिफरेंट जो हैं वो लेकर आई जाएंगी। तो ब्रिटिश पाउंड हो जाए, यूएस डॉलर हो जाए, उसके अंदर ये जो वीज़ा का क्रिप्टो कार्ड है ये काम करेगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं कि हर साइड से ही बिटकॉइन को एटलीस्ट बड़ा एक्सेप्ट किया जा रहा है और हर इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट कर रही है। भाई नेक्स्ट खबर जो है वो है हवावे के रिलेटेड। हवावे के फ़ोन्स तो मतलब अब आप समझ ही सकते हैं क्या चल रहा है उनका, लेकिन हवावे की जो वॉचेज़ हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट हवावे की जो GT सीरीज है वॉचेस के अंदर उसका 3rd आइटरेशन आने वाली थी। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GT3 आएगी, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि हवावे वॉच 3 के नाम से उसको लॉन्च किया जाएगा। और इन वॉचेस की जो सबसे अच्छी चीज कंसिडर होती है ना, एक तो इनका डिस्प्ले बहुत कमाल होता है, दिखने में प्रीमियम होती हैं। ये स्मार्ट वॉचेस नहीं है, ये फिटनेस ट्रैकर्स हैं बेसिकली। लेकिन इनके अंदर कुछ फैसिलिटीज दे दी जाती है जिसकी वजह से जरा अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप कॉलिंग की फैसिलिटी आपको दे दी जाती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनकी जो बैटरी लाइफ है, GT का जो वर्ड यूज इसमें होता है वो इसकी बैटरी लाइफ की वजह से होता है। इसकी बैटरी लाइफ बहुत कमाल है जिसकी वजह से GT सीरीज एक्चुअल में पॉपुलर भी है, बिकॉज लोग अपनी घड़ी को रोज चार्ज नहीं करना चाहते। मैं एप्पल वॉच सिर्फ इसलिए नहीं पहनता कि एप्पल वॉच को चार्ज करने में एक स्यापा है। मैं वो डेली करना। ये Xiaomi की GT यूज कर रहा हूँ, GTR आई थिंक इसका नाम है, और इसको भी चार्ज करने में टाइम लग जाता है, जबकि ये 14 दिन तक का बैटरी बैकअप जो है प्रोवाइड कर देती है, फिर भी भूल जाता हूँ मैं। तो आई डोंट नो लोग डेली कैसे वॉचेस को चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है भाई ट्विटर की तरफ से, जहां पर ट्विटर ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि अभी के लिए सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए है, लेकिन होपफुली जल्द ही एंड्रॉइड वाली साइट पर भी आ जाएगा। और हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी नई चीज आती है तो आईफोन पे पहले टेस्ट की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी रीजन ये भी है कि आईफोन के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना आसान है। आपको पता है थोड़ी सी डिवाइसेज हैं, बग्स आएंगे, बिल्कुल वो अपडेट जल्दी दे सकते हैं, अपडेट फॉरवर्ड आप दे सकते हो, और दूसरा बग भी आप टेस्ट कर सकते हो ना। आईफोन टोटल कितने थे, आप अब कंपनी में कोई छोटी सी भी कंपनी सारे आईफोन के मॉडल रख के टेस्ट कर ले जितने चल रहे हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ है जिसकी वजह से आईफोन के अंदर ये किया जाता है। और उसके अलावा अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है सारा जो बनाया जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि व्हाट्सएप ये पहले ही कर रही है। बेसिकली होता यह है कि अभी के लिए अगर आप ट्विटर के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक पोस्ट करते हो तो अगर ऐप में जाकर आप उसको प्रेस करते हो तो यूट्यूब की ऐप खुल जाती है, आप वहां जाकर इसको देखते हो। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे कोई यूट्यूब वीडियो भेजो तो जिस तरह व्हाट्सएप में ओपन इन ऐप हो जाता है, तो उसी तरह की फैसिलिटी अब आपको ट्विटर की भी प्रोवाइड करने वाला है। और अगर ट्विटर के ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो शेयर की जाएगी तो वो ऐप के अंदर ही ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको दूसरी यूट्यूब की ऐप या ब्राउजर पे भी यही सीन है, अपना ब्राउजर अंदर ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो चीज जो है वो ट्विटर भी लेकर आ रहा है। नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है वो नोकिया की तरफ से आ रही है, जहां पर नोकिया ने AT&T के साथ जो अपनी डील है वो कंप्लीट कर ली है। और इस डील के रहते AT&T की जो 5G इक्विपमेंट है वो नोकिया प्रोवाइड करेगा और ये C-बैंड स्पेक्ट्रम होने वाला है जो कि यूएस के अंदर वो लगाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो हवावे नोकिया से काफ़ी आगे थी व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, और मोर इम्पोर्टेंटली हवावे की प्राइसिंग काफ़ी कम थी नोकिया से। और यही वजह थी कि इवन यूएस की गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि हवावे को अगर उनने ना रोका तो हर तरफ हवावे का ही 5G इक्विपमेंट होगा। अब ये एक अलग डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं कि हवावे स्पाई करने के लिए यूज करती थी उस इक्विपमेंट को, कुछ लोग कहते हैं नहीं करती थी, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि अब यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि जितना ज़रूरी आपकी कंपनी के लिए ग्रो करना इनोवेशन का है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करें, उतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो लोगों के अंदर। क्योंकि अब इस पॉइंट पर अगर हवावे ने अच्छा इक्विपमेंट बना भी लिया है तो उनका जो इक्विपमेंट है वो यूज़ नहीं हो पा रहा। ओके भाई, तो एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि K2 के नाम से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लगाया गया था उसको फाइनली नेशनल ग्रिड के साथ अलाइन कर दिया गया है। अब जिनको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अब जो एनर्जी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट करेगा वो नेशनल ग्रिड में जाएगी और पूरी नेशनल ग्रिड में इस्तेमाल हो सकेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं अगर आप इनको कंपेयर करते हो कन्वेंशनल तरीकों से जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये एरिया काफ़ी कम लेते हैं, ये काफ़ी हद तक एमिशंस नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये चीज़ पता लगा लो कि आपने न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ पर रखना है तो उसके अलावा ओवरऑल ये एनवायरमेंटल कोई इम्पैक्ट नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूल तो जल नहीं रहा, कोई गर्माइश तो पैदा हो नहीं रही। तो उस हिसाब से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो काफ़ी क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसके कुछ सेफ्टी टेस्ट चल रहे थे, ये 1100 मेगावाट की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करेगा और नेशनल ग्रिड के साथ इसको लगा दिया गया है। आई थिंक पाकिस्तान को इस पॉइंट के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और क्रिएट करने चाहिए और कर भी रहा है।
तो आई एम होपिंग कि जल्दी ये जो बिजली का मसला है सॉल्व हो जाएगा। इनका नुकसान किसी तरह से भी कोई नहीं है क्या? नहीं, इनका नुकसान देखो, चीज़ ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है, और अगर आप सेफ्टी ना रखो तो खुदा न खास्ता अगर ये ख़राब हुई तो न्यूक्लियर मेल्टडाउन के केस में शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, तो नुकसान तो है। उसके अलावा जब आप न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करते हो तो जो फ्यूल है उसको जब आप वेस्ट भी कर देते हो तो वो उस पॉइंट पर भी रेडिएशन निकालता रहता है, तो वो ज़ाया नहीं होता, और उसकी वजह से उसको डिस्पोज ऑफ भी कहीं ऐसी जगह पे करना पड़ता है जहाँ पर उसकी रेडिएशन आम आवाम को ना लगे। तो मसले ज़रूर हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ें अगर आप इसको सही तरह से करो तरीके तो से किया जाए तो हाँ, और दूसरा इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना, ये अगले कितने सालों के लिए चल सकता है और बहुत ज्यादा बिजली दे सकता है काफी छोटे से एरिया से। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो Xiaomi Mi 11 Pro के रिलेटेड आ रही है। Mi 11 का जो डिजाइन है वो हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि Mi 11 Pro एक डिवाइस है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी। लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि Mi 11 Ultra के नाम से ही फोन आएगा जिसके बैक साइड पर स्क्रीन लगाई गई होगी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अल्ट्रा तो आएगा ही, एक डिवाइस Mi 11 Pro के नाम से भी होने वाली है, और उसके भी बैक साइड पर आपको स्क्रीन मिलेगी जिसके थ्रू अगर आप पिक्चर वगैरह ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर जिस बंदे की सामने खड़ा बंदा है एग्जैक्टली वो देख सकेगा, और उसके अलावा भी डिस्प्ले के अंदर डिफरेंट चीजें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जब ये सामने आएगा तभी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि Mi 11 Ultra अगर आपने देखना है कि किस तरह काम करता है तो YouTube के ऊपर एक अनबॉक्सिंग लीक आउट हो गई थी, पूरी अनबॉक्सिंग ही लगा दी थी भाई ने। हाँ, तो बाद में वो डिलीट हो गई थी, लेकिन अब आपको पता है कि इंटरनेट पे जब चीज कोई चली जाती है तो वो डिलीट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। तो आप सर्च करें अगर Mi 11 Ultra तो आपको वहां पर वो खबर जो है देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट खबर जो हमारे सामने आ रही है ये Honor की तरफ से आ रही है। अब Honor एक सेपरेट ब्रांड बन गया है, Huawei ने बेच दिया, ये खबर आ चुकी थी, सबको पता है, लेकिन Honor के सीईओ ने ये बात क्लेम की है कि इस साल Honor Magic के नाम से जो उनकी फ्लैगशिप सीरीज होती है वो Huawei Mate और P सीरीज को सरपास कर जाएगी, उससे बेहतर हो जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि इससे पहले Honor हमेशा सेकंड बेस्ट रहा उनके था। नीचे थी। मतलब आप ये समझ लो कि अगर Huawei लॉन्च करती थी एक फोन जिसमें 10x डिजिटल जूम होता था तो Honor लॉन्च करती थी एक फोन जिसमें 3x डिजिटल जूम होता था। हाँ, उन्हें पीछे तो रहना पड़ता कहने का मकसद है कि हर चीज में बस थोड़ी सी चीजें कम की जाती थी और प्राइसिंग बहुत अच्छी होती थी। ऐसा नहीं था कि Honor के फोन अच्छे नहीं थे, लेकिन एक तो ये बहुत एम्बिशियस चीज है और दूसरा ये चीज शो करती है कि किसी हद तक Huawei और Honor की आपस में भी अब किसी हद तक लग रही है। एज अ कंपनी आई थिंक वो अब आपकी एक कंपनी हो ना, और उसके बाद वो कंपनी कोई और बंदा आपके हाथ से ले जाए, बेशक पैसे दे के ले जाए, लेकिन आपके दिमाग में वो रह जाता है कि यार काफी चीजें आप उस टाइम पे करना चाह रहे होते हो, लेकिन वो टॉप एंड थे तो रुक जाते थे आप। हाँ, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और देखते हैं कि इस साल ये क्या होता है। और ये फोल्डेबल फोन में भी घुसने वाले हैं, मैजिक एक्स के नाम से कोई स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे जो इनकी पहली फोल्डेबल फोन होगा, और देखेंगे कि कैसा रहता है। तो भाई आज की जो आखिरी खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है, और ये खबर आ रही है OnePlus वॉच के रिलेटेड। अब ये खबर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि OnePlus एक मोबाइल फोन ब्रांड है, लेकिन OnePlus एक घड़ी लॉन्च करने वाली है OnePlus वॉच के नाम से, और उसके लीक्स और रूमर्स हम पहले देख चुके थे। कहा यह जा रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है वो सैमसंग से भी इंस्पायर्ड है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कुछ टाइम पहले अनबॉक्स थेरेपी ने अपने ट्विटर पे एक तस्वीर पोस्ट की, यही तस्वीर जो हम आपको दिखा भी देंगे, और उस तस्वीर के अंदर OnePlus की जो वॉच है वो दिखाई, और उसके बाद कुछ टाइम बाद OnePlus ने उस तस्वीर को शेयर कर दिया। तो अनबॉक्स थेरेपी ने एज अ लीक पोस्ट किया, लेकिन OnePlus ने उसको शेयर कर दिया। हो सकता है कि ये दोनों आपस में मतलब एक प्रॉपर लीग बनाकर चल रहे हो, क्योंकि इस पॉइंट पर हम ये चीज देख रहे हैं कि OnePlus इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत ज्यादा काम कर रही है। अगर आप बात करते हैं Dave 2D की, तो Dave 2D ने OnePlus 9 सीरीज को पहली बार शो किया और तस्वीरें वगैरह दिखा दी, फोन अभी मतलब कहीं आया भी नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने पूरी तस्वीरें दिखा दी। तो OnePlus इस टाइम पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ काफी ज्यादा इकट्ठे चल रही है। देखते हैं कि OnePlus की ये जो वॉच है क्या ये एक फुल फ्लेज स्मार्ट वॉच निकल कर आती है या फिर ये एक फिटनेस ट्रैकर होता है, क्योंकि ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इसके अंदर Wear OS नहीं होगा जो कि गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ये फुल फ्लेज स्मार्ट वॉच होती भी है तब भी इसके अंदर आपको ऐप्स तो नहीं मिलने वाली, लेकिन देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि OnePlus का अपना ऐप स्टोर तो है नहीं, तो ऐप्स ये बना नहीं सकते। कोई डिटेल्स नहीं ना आई अभी, कोई डिटेल्स नहीं आई, यही डिटेल है कि OnePlus एक वॉच पे काम कर रही है। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। हमने मेन चैनल पर भी आज एक बड़ी तबाही वीडियो लगा दी थी, वो चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दिस इज बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।